क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ 150 शब्दों का एक पन्ना जो हम अक्सर एनसीईआरटी की किताबों के पहले पन्ने पर देखते हैं, वो असल में पूरे देश के सपनों, आदर्शों और भविष्य का नक्शा कैसे हो सकता है? आज हम उसी पन्ने की कहानी में उतरेंगे, जो सिर्फ एक परिचय नहीं, बल्कि हमारे संविधान का पहचान पत्र है। एआई क्वेश्चन फैक्ट्री में आपका स्वागत है। आपको इसका पीडीएफ चाहिए? भेजें, या ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज हम भारतीय संविधान के प्रस्तावना यानी प्रिएम्बल के परतों को खोलेंगे, और ये सिर्फ एक विश्लेषण नहीं होगा, ये एक कहानी है कि कैसे कुछ महान आदर्शों को शब्दों में पिरोया गया और फिर उन शब्दों की ताकत को बचाने के लिए अदालतों में कैसी जबरदस्त लड़ाइयां लड़ी गईं। बिल्कुल, और इस कहानी की शुरुआत होती है एक सपने से। वो सपना जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने रखा था। उद्देश्य प्रस्ताव है ना? हाँ, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। असल में वही प्रस्ताव थोड़ा बदलकर हमारी प्रस्तावना बना। ये एक तरह से संविधान की इमारत की नींव का पहला पत्थर था, जो बता रहा था कि हम ये इमारत क्यों बना रहे हैं। और ये दिलचस्प है कि ये आइडिया पूरी तरह से हमारा अपना नहीं था। मैंने पढ़ा है कि प्रस्तावना रखने का जो विचार है, वो हमने अमेरिका के संविधान से लिया। सही, वो ऐसा करने वाले पहले देश थे। लेकिन हमारी प्रस्तावना की जो भाषा है, जो स्टाइल है, वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रभावित है। ये तो एक ग्लोबल खिचड़ी जैसा लगता है। आप कह सकते हैं। देखिए, संविधान बनाना एक बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है, और हमारे निर्माताओं ने दुनिया भर के बेहतरीन विचारों को लेने में कोई संकोच नहीं किया। इसी वजह से N.A. पालकीवाला जैसे महान कानूनीविद ने इसे संविधान का पहचान पत्र कहा। आइडेंटिटी कार्ड? हाँ, मतलब जैसे आप आईडी कार्ड देखकर किसी इंसान के बारे में बेसिक जानकारी पा लेते हैं, वैसे ही प्रस्तावना पढ़कर आप पूरे संविधान का सार समझ सकते हैं। तो चलिए, इस पहचान पत्र को जरा और गौर से पढ़ते हैं। इसकी शुरुआत ही कुछ बहुत शक्तिशाली शब्दों से होती है। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर असल में इन 3 शब्दों का वजन कितना है? इन शब्दों का वजन पूरे संविधान से ज्यादा है। इनका सीधा और साफ मतलब ये है कि इस संविधान का बॉस कोई राजा, कोई बाहरी ताकत या कोई संसद नहीं, बल्कि भारत के आम लोग हैं। अच्छा। अंतिम शक्ति, जिसे हम संप्रभुता कहते हैं, वो जनता में है। ये लाइन ऐलान करती है कि ये संविधान हमने खुद को दिया है, किसी ने हम पर थोपा नहीं है। ठीक है, तो ये तय हो गया कि असली ताकत जनता के हाथ में है। लेकिन ये लोग मिलकर कैसा देश बनाना चाहते थे? प्रस्तावना का अगला हिस्सा इसी भारत की शख्सियत, या कह लें कि उसके डीएनए को बताता है। सही। इसमें 5 बड़े शब्द हैं: संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। पहला शब्द है संप्रभु, यानी सॉवरेन। संप्रभु का सीधा सा मतलब है कि भारत अपने घर के और बाहर के मामलों में अपने फैसले लेने के लिए पूरी तरह से आजाद है। यानी आंतरिक और बाहरी दोनों मामलों में। बिल्कुल। हमें किससे दोस्ती करनी है, किससे व्यापार करना है, हमारी विदेश नीति क्या होगी, ये सारे फैसले हम खुद लेंगे। कोई और देश हमें बताएगा नहीं। 1 मिनट, यहाँ मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। अगर हम पूरी तरह से संप्रभु हैं, तो फिर ये कॉमनवेल्थ की सदस्यता का क्या मतलब है? उसका प्रमुख तो आज भी ब्रिटिश क्राउन है। ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? ये बहुत ही वाजिब सवाल है और अक्सर पूछा जाता है। देखिए, कॉमनवेल्थ की सदस्यता किसी भी तरह से हमारी संप्रभुता पर असर नहीं डालती। अच्छा। ये एक स्वैच्छिक क्लब की मेंबरशिप की तरह है, जिसे भारत जब चाहे छोड़ सकता है। ये हमारे फैसलों पर कोई कानूनी दबाव नहीं डालती। ये बस एक ऐतिहासिक जुड़ाव और देशों का एक मंच है। समझ गई। अगला शब्द है समाजवादी, सोशलिस्ट। और मुझे याद है, इस शब्द को लेकर हमेशा एक बहस होती है। क्या ये शब्द शुरू से ही प्रस्तावना का हिस्सा था? ये बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब है नहीं। समाजवादी और इसके बाद आने वाला शब्द पंथ निरपेक्ष, ये दोनों दरअसल 1976 में 42वें संशोधन के जरिए जोड़े गए थे, इंदिरा गांधी की सरकार के समय। जी हाँ। तो फिर भारत के समाजवाद का मतलब क्या है? क्या ये चीन या पुराने सोवियत संघ जैसा है, जहां सब कुछ सरकार का होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। भारत का समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, साम्यवादी समाजवाद नहीं। ओके। यहाँ निजी संपत्ति को खत्म करने का लक्ष्य नहीं है। इसका मतलब है एक मिश्रित अर्थव्यवस्था, मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी, जहाँ सरकारी कंपनियां और निजी कंपनियां दोनों मिलकर काम करते हैं। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर साथ साथ। एग्जैक्टली। और ये सिर्फ एक किताबी शब्द नहीं है। इसी सोच की वजह से 1970 और 80 के दशक में भारत में बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियां, मतलब PSUs,
बनी। आज जब हम डिसइन्वेस्टमेंट या प्राइवेटाइजेशन की बहस सुनते हैं तो उसकी जड़ें प्रस्तावना के इसी एक शब्द और उसकी बदलती व्याख्या में छिपी हैं। वाह, ये बेहतरीन कनेक्शन है। तो इसी संशोधन से अगला शब्द भी आया, पंथ निरपेक्ष, सेक्युलर। इसका क्या मतलब है? भारत की पंथ निरपेक्षता पश्चिमी देशों से थोड़ी अलग है। पश्चिम में क्या है कि राज्य और धर्म के बीच एक मजबूत दीवार होती है। स्टेट एंड चर्च सेपरेट। हाँ, दोनों एक दूसरे के मामले में दखल नहीं देते। भारत में सकारात्मक पंथ निरपेक्षता है। इसका मतलब है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा और उसकी नजर में सभी धर्म बराबर होंगे, लेकिन राज्य सभी धर्मों का सम्मान करेगा और जरूरत पड़ने पर उन्हें समर्थन भी दे सकता है। अच्छा, तो इसीलिए हम हज सब्सिडी या अमरनाथ यात्रा के लिए सरकारी इंतजाम जैसी चीजें देखते हैं। बिल्कुल, यही सकारात्मक पंथ निरपेक्षता का उदाहरण है, जो हमें संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में दिए गए धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में भी साफ दिखाई देती है। चलिए, अब चौथे शब्द पर आते हैं, लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक। ये तो शायद सबसे सीधा है, जनता का राज। हाँ, लेकिन ये सिर्फ हर 5 साल में वोट देने तक सीमित नहीं है। भारत में हमने अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया है, जहां हम अपने प्रतिनिधि मतलब MP, MLA चुनते हैं, जो हमारी तरफ से सरकार चलाते हैं। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। सही, पर प्रस्तावना सिर्फ राजनीतिक लोकतंत्र की बात नहीं करती। ये सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का भी सपना देखती है। एक ऐसा समाज जहां किसी के साथ जन्म या जाति के आधार पर भेदभाव ना हो और सबको आगे बढ़ने के बराबर मौके मिलें। और इसी से जुड़ा है पांचवा और आखिरी शब्द, गणराज्य, रिपब्लिक। कई लोग लोकतंत्र और गणराज्य को एक ही मान लेते हैं। इनमें क्या फर्क है? एक बहुत ही महत्वपूर्ण फर्क है। गणराज्य का मतलब है कि देश का मुखिया यानी हमारे राष्ट्रपति वंश के आधार पर नहीं बल्कि चुनाव से चुने जाएंगे। अच्छा, वो इलेक्टेड होंगे। हाँ, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। ये हमें ब्रिटेन से अलग करता है। ब्रिटेन एक लोकतंत्र तो है पर गणराज्य नहीं है, क्योंकि वहां राष्ट्र का प्रमुख राजा या रानी होते हैं जो वंशानुगत पद पर हैं। सही। भारत में कोई भी योग्य नागरिक देश के सर्वोच्च पद तक पहुंच सकता है, किसी शाही परिवार से होना जरूरी नहीं। तो ये है भारत का DNA, एक संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। अब सवाल ये है कि इस तरह का देश अपने नागरिकों को देना क्या चाहता है, इसके लक्ष्य क्या हैं? यहीं पर प्रस्तावना का तीसरा हिस्सा आता है, संविधान के उद्देश्य। और इसमें सबसे पहला और सबसे बड़ा उद्देश्य है न्याय, जस्टिस। प्रस्तावना 3 तरह के न्याय का वादा करती है, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। सामाजिक न्याय यानी जाति, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं। आर्थिक न्याय यानी अमीरी गरीबी के आधार पर किसी के अवसर कम ना हो। और राजनीतिक न्याय मतलब हर नागरिक को वोट देने और चुनाव लड़ने का समान अधिकार। और मैंने कहीं पढ़ा था कि ये सामाजिक और आर्थिक न्याय का जो आदर्श है, ये हमने 1917 की रूसी क्रांति से प्रेरित होकर अपनाया है। आपने बिल्कुल सही पढ़ा। ये दिखाता है कि हमारे संविधान निर्माता दुनिया में हो रहे बदलावों से कितने जागरूक थे। सही बात है। न्याय के बाद दूसरा उद्देश्य है स्वतंत्रता, लिबर्टी। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। हाँ, पर यह सिर्फ पाबंदियों का न होना नहीं है, इसका एक पॉजिटिव मतलब भी है। मतलब ये कि हर व्यक्ति को अपनी क्षमता का पूरा विकास करने का अवसर मिले। और जहां स्वतंत्रता है वहां समता का होना भी जरूरी है। तीसरा उद्देश्य है समता, इक्वालिटी। बिल्कुल। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, यानी कानून की नजर में सब बराबर हैं, किसी को कोई विशेष अधिकार नहीं मिलेंगे और सबको आगे बढ़ने के समान अवसर दिए जाएंगे। तो न्याय, स्वतंत्रता, समता, और इस तिकड़ी को पूरा करता है चौथा उद्देश्य, बंधुत्व, फ्रेटर्निटी, भाईचारा। और ये शब्द मुझे हमेशा बहुत प्रभावित करता है। संविधान निर्माता जानते थे कि इतने विविध देश को सिर्फ कानून से एक नहीं रखा जा सकता। लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए अपनेपन का भाव होना जरूरी है। प्रस्तावना कहती है कि ये भाईचारा 2 बातें पक्की करेगा। पहली, व्यक्ति की गरिमा, और दूसरी, देश की एकता और अखंडता। अखंडता, इंटेग्रिटी, ये शब्द भी बाद में जोड़ा गया था, है ना, उसी 42वें संशोधन में। जी हाँ। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष के साथ। और ये जानना भी दिलचस्प है कि स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के ये महान आदर्श हमने फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 में हुई थी वहां से लिए हैं। अच्छा, फ्रेंच रेवोल्यूशन से। तो आप देख सकते हैं कि हमारी प्रस्तावना एक वैश्विक गुलदस्ते की तरह है। बिल्कुल। तो ये थे हमारे महान उद्देश्य। अब आते हैं प्रस्तावना के चौथे और आखिरी हिस्से पर,
संविधान को अपनाने की तारीख जो है 26 नवंबर 1949। लेकिन हम तो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाते हैं। इन दो तारीखों का क्या चक्कर है? 26 नवंबर 1949 वो दिन था जब संविधान सभा ने संविधान को बनाकर तैयार कर लिया और उसे अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया। अडॉप्ट, इनएक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स। हाँ, लेकिन इसे पूरी तरह से लागू करने के लिए 26 जनवरी की ऐतिहासिक तारीख का इंतजार किया गया। तो यहां तक तो सब ठीक था, एक खूबसूरत दस्तावेज तैयार हो गया, लेकिन असली ड्रामा तो अब शुरू होना था, अदालतों में। एक बड़ी लड़ाई छिड़ गई कि क्या प्रस्तावना कानूनी तौर पर संविधान का हिस्सा है भी या नहीं। बिल्कुल, और दशकों तक ये एक बड़ा सवाल बना रहा। सबसे पहले 1960 में बेरूबारी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक अजीब सा फैसला दिया। क्या कहा कोर्ट ने? कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के दिमाग को समझने की चाबी तो है, लेकिन ये संविधान का हिस्सा नहीं है। एक मिनट, मतलब सुप्रीम कोर्ट कह रहा था कि ये घर की चाबी तो है पर घर का हिस्सा नहीं है। ये तो सुनने में बड़ा अटपटा लगता है। अटपटा था, और इसीलिए ये फैसला ज्यादा दिन टिका नहीं। फिर आया 1973 का ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस। ये तो लैंडमार्क केस है। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण केस। 13 जजों की अब तक की सबसे बड़ी बेंच बैठी और उन्होंने पुराना फैसला पलट दिया। कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग है। अच्छा, एन इंटीग्रल पार्ट। हाँ, ये सिर्फ एक परिचय नहीं बल्कि संविधान की आत्मा है। तो जब ये तय हो गया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, तो अगला बड़ा सवाल उठा होगा, क्या संसद इसमें बदलाव कर सकती है? क्या वो इसमें से समाजवादी या लोकतांत्रिक जैसे शब्द हटा सकती है? यही सबसे बड़ा सवाल था, और केशवानंद भारती केस में ही सुप्रीम कोर्ट ने इसका जवाब भी दिया। कोर्ट ने एक क्रांतिकारी सिद्धांत दिया जिसे मूल ढांचे का सिद्धांत कहते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। जी। ये मूल ढांचा क्या है? इसे आसान शब्दों में कैसे समझें? इसी से एक इमारत की तरह समझिए। संसद को अधिकार है कि वो इमारत में मरम्मत करे, कमरों का रंग बदले, खिड़की दरवाजे बदले। ठीक है। लेकिन संसद को यह अधिकार नहीं है कि वो उस इमारत की नींव या उन मुख्य पिलर्स को ही तोड़ दे जिन पर पूरी इमारत टिकी है। संविधान के ये पिलर्स हैं लोकतंत्र, पंथनिरपेक्षता, गणराज्य का स्वरूप, कानून का शासन। ये मूल ढांचा है और इन्हें संशोधन करके भी संसद नहीं हटा सकती। वाह, तो ये भारतीय लोकतंत्र के लिए एक तरह का सुरक्षा कवच बन गया, और इसी के आधार पर प्रस्तावना में वो एक संशोधन भी हुआ। जी हाँ, अब तक सिर्फ एक बार 1976 में 42वें संशोधन द्वारा जब समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए और कोर्ट ने उसे सही माना। हाँ, कोर्ट ने इसे वैध माना क्योंकि इन शब्दों को जोड़ने से संविधान का मूल ढांचा मजबूत हुआ, कमजोर नहीं। तो इस पूरी जबरदस्त कानूनी यात्रा के बाद आज प्रस्तावना की हैसियत क्या है? मान लीजिए मुझे लगता है कि सरकार बंधुत्व के आदर्श पर काम नहीं कर रही, तो क्या मैं प्रस्तावना के आधार पर कोर्ट जा सकती हूँ? नहीं, और ये समझना बहुत जरूरी है, प्रस्तावना गैर न्यायिक है, नॉन जस्टिशिएबल। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि आप सिर्फ प्रस्तावना को आधार बनाकर अदालत में कोई केस नहीं कर सकते। ये ना तो सरकार को कोई अतिरिक्त शक्ति देती है और ना ही उसकी शक्ति पर कोई कानूनी रोक लगाती है। तो फिर इसका असली महत्व क्या है अगर इसे लागू ही नहीं करवाया जा सकता? इसका असली महत्व एक मार्गदर्शक के रूप में है, एक ध्रुव तारे की तरह। जब भी संविधान के किसी अनुच्छेद की भाषा अनक्लियर होती है या उसके एक से ज्यादा मतलब निकलते हैं, तो हमारे जज उसका सही अर्थ समझने के लिए प्रस्तावना की रोशनी में उसे देखते हैं। अच्छा, ये संविधान का दर्शन है, उसकी अंतरात्मा है जो पूरे संविधान को रास्ता दिखाती है। तो आज हमने संविधान की प्रस्तावना के हर पहलू को समझा, इसके वैश्विक स्रोत, इसके 4 मुख्य घटक, भारत का डीएनए, हमारे महान उद्देश्य और इसकी उतार चढ़ाव भरी कानूनी यात्रा। ये पूरा अध्याय इन स्लाइड्स के माध्यम से कवर किया गया है। प्रस्तावना सिर्फ एक ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये भविष्य के भारत का एक विजन डॉक्यूमेंट है। ये हमें एक नागरिक के तौर पर याद दिलाता है कि हमें न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्शों पर कहाँ खड़ा होना है। अपनी तैयारी जारी रखें, सफलता जरूर मिलेगी। और शायद हमें प्रस्तावना को सिर्फ एक पाठ की तरह नहीं, बल्कि एक रिपोर्ट कार्ड की तरह देखना चाहिए। हर बार जब हम इसे पढ़ें तो खुद से पूछें कि एक देश और एक समाज के तौर पर हम इन महान आदर्शों पर आज कहाँ खड़े हैं।